कैसा लगता है जब आपको पता चले आपकी डिग्री, आपकी पढ़ाई ही आपकी शादी में बाधा बन रही है और कुछ ही महीनों बाद एक बिलियनर घर से खुद चल के आपके लिए रिश्ता आ जाए। खुशी भी होगी, थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा और थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि मिडिल क्लास घर की लड़कियां अक्सर हाई फाई लड़कों से थोड़ा झिझकती हैं। मैं एक ऐसे घर में ब्याही गई जहाँ सभी डॉक्टर्स थे, लेकिन मुझे फल खाने की भी परमिशन नहीं थी। मुझे खाना भी बासी खाने को दिया जाता था। ये सब छोड़िए, मेरे पास तो फोन भी नहीं था। और शादी की पहली रात मेरे पति ने जो मेरे कानों में कहा, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मैं बिखरी थी मगर संभल गई, जिंदगी की ठोकरों से निकल गई, अपने सपनों को पंख दिया, खुद की ताकत को पहचान लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि माथुर। मैं आती हूँ जयपुर शहर गुलाबी नगरी से, और जैसा नाम है शहर का, वैसे ही मेरा बचपन बीता है। बहुत ही प्यारा, हंसी खुशी वाला और बहुत ही नाजों से पली बड़ी लड़की। काफ़ी अच्छी पढ़ाई मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे मेरी फैमिली ने बेस्ट ऑफ द एजुकेशन दी। बेस्ट कॉलेजेस, बेस्ट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और जो उस टाइम में वहाँ के बेस्ट एजुकेशन के होते हुए जो मेरे पास डिग्रीज़ थी, एज़ एन एचआर, एज़ ए कॉमर्स एजुकेटेड प्लस फैशन डिज़ाइनिंग, तो वही पढ़ाई एक ऐसा मोमेंट आया जब शादी के रिश्ते आने लगे तो वो कहीं न कहीं अड़चन बनने लगी। इतने ओवर क्वालिफ़ाइड होने से कई बार ऐसा होता है कि लड़के वालों को लगता है कि हमें इतनी ओवर क्वालिफ़ाइड गर्ल नहीं चाहिए। इन्हीं सब के बीच में बॉम्बे के एक बहुत ही अच्छे परिवार से जब रिश्ता आया, तो उसको देख के यही लगा कि जो चाह रहे थे वो सभी कुछ उसमें है। एक अच्छी नामी-गिरामी फैमिली, डॉक्टर्स फैमिली थी, पढ़े-लिखे लोग थे, अच्छे क्वालिफ़ाइड लड़का है, सेटल्ड है, और ना केवल पैसों को लेके उनका काफ़ी नाम भी था बॉम्बे में। जब इस तरह का एक रिश्ता आता है एक अपर अपर मिडल क्लास फैमिली के लिए, काफ़ी सौभाग्य की बात होती है। माँ-बाप तो ऑफ कोर्स खुश होते ही हैं, सभी जने आस-पास के रिलेटिव्स भी यही कहते हैं कि भई आपने तो मोती दान किए होंगे कि आपके घर चल के रिश्ता आया है। आगे बढ़ के लड़की को माँगा जा रहा है, और उस टाइम उनकी कोई डिमांड्स नहीं थी। वो यही चाह रहे थे कि जितनी जल्दी शादी हो जाए। इन्हीं सब के बीच में फाइनली शादी का दिन भी आ गया, और शादी मुंबई में होनी थी इसलिए वहाँ हो गई। और शादी होते ही आप यकीन करिए, उसी रात मुझे ये लग गया, एक एहसास हो गया कि कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो अनहोनी घटना घट गई है। क्योंकि जिस तरह से ओवरनाइट उनका बिहेवियर चेंज हुआ, ना केवल लड़के का, पूरी फैमिली का, वो बहुत ही अचंभित करने वाला था। शादी की पहली ही रात जो वर्ड्स उन्होंने मुझसे कहे, उससे मुझे ये तो एहसास हो गया कि मेरे साथ एक बहुत ही अनहोनी घटना घट चुकी है, और कुछ ऐसा हो गया है जिससे मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ये नॉर्मल है? क्या मैं कभी इससे निकल पाऊँगी? जो वर्ड्स उन्होंने मुझसे कहे वो आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि वो इतने आसान नहीं थे सुनने। जिस इंसान ने अभी मेरे साथ फेरे लिए हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं मेरे करीब आके कि ये तो तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ होगी ना, आए दिन लड़कों के साथ रुकना या नाइट स्पेंड करना, और इज़ इट बेटर देन अदर्स? ये आप देखिए, ये सिर्फ़ वर्ड्स या लाइनें नहीं हैं। ये एक लड़की के लिए ऐसी बात है जो उसके सीधे कैरेक्टर पे आती है, और उसको नहीं पता कि ये क्यों बोला जा रहा है। एक अरेंज मैरिज में आप फैमिलीज़ के बीच में रिश्ता हुआ है, और ऐसे में आपको ये सुनने को मिले, जिसने अग्नि के सामने साक्षी मान के आपके साथ फेरे लिए हैं, वो आपसे ये क्यों कह रहा है, ये सोच के ही आप काँप जाएँगे, या आपको लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है, या क्यों हो रहा है आपके साथ? और फिर इस तरह की घटनाएँ घटनी जो स्टार्ट हुई एक के बाद एक, या जो उनका नेचर बिहेवियर, जिस तरह के अपशब्द, जिस तरह से इल ट्रीट करना, और पूरी कोशिश यही थी कि किसी भी तरह से अपनी इन बातों से मुझे इतना डरा देना, सहमा देना, धमका देना कि ना मैं किसी के सामने अपना मुँह खोल पाऊँ, सबसे ज़्यादा तो मैं खुद से ना नज़रें मिला पाऊँ कि मेरे साथ ये क्या हो गया है। कहने को बिलियनेयर फैमिली में मेरी शादी हुई थी, पैसों की कोई कमी नहीं थी वहाँ पे, नौकर-चाकर घर में सब थे। बट आप यकीन करेंगे, मुझे सिर्फ़ एक टाइम का खाना दिया जाता था, और वो भी 1 दिन पुराना। ये कह के कि बहुओं को कोई फ्रेश खाना तो नहीं मिलता है, उन्हें तो स्टेल फूड खाना चाहिए 1 दिन के पहले का बचा हुआ। और स्पेशली ये कहा जाता था कि तुम तो राजस्थान से हो ना, वहाँ पे तो हमने देखा है कि ना तो लड़कियों को सोफ़े पे या बेड पे बैठने दिया जाता है, तुम्हें तो नीचे बैठना चाहिए ना, जहाँ सर्वेंट्स बैठते हैं। और साथ ही साथ
ना केवल खाना, उनके हिसाब से ये मुझे क्लियरली कहा गया कि फ्रूट्स की तरफ तो तुम देखना भी मत। फ्रूट्स खाना तो इम्पॉसिबल है कि हम जब तुम्हें फ्रेश खाना ही नहीं देंगे, तो तुम फ्रूट्स तो सोच भी नहीं सकती हो। घर के अंदर तो बहुत सी घटनाएँ हर दिन घट ही रही थी। उसी के साथ उनको क्योंकि अपनी सोसाइटी को और बाहर ये दिखाना था कि सब कुछ नॉर्मल है और इसी के चलते उन्होंने हनीमून के नाम पे मुझे मॉरिशस भेजा लड़के के साथ। और मॉरिशस जाना मुझे नहीं पता था कि वो मेरे लिए फिर से एक टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है। मॉरिशस जब हम पहुँचे, तो मुझे लगा चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी क्योंकि हम यही सोचते हैं कि शादी हुई है, ठीक है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स होंगी पर चीज़ें धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। इसी विश्वास के साथ में मैं उनके साथ मॉरिशस गई। पर वहाँ जो इंसिडेंट हुआ, वो ये था कि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। मॉर्निंग में बीच पे वॉक करने के बहाने उन्होंने कहा कि क्यों ना हम वॉक करने चलते हैं और काफ़ी दूर तक वॉक करके आएँगे बीच पे। काफ़ी सुनसान बीच था वो, पर मैंने कहा ठीक है थोड़ा बाहर जाएँगे तो चीज़ें थोड़ी ठीक हो जाएँगी। तो जब होटल से निकले बाहर, तो वहाँ पे एक गार्ड थे जिन्होंने नमस्ते करी मुझसे, क्योंकि वहाँ पे हिंदी बहुत कम लोग बोलते थे, तो जब उन्होंने नमस्ते करी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे नमस्ते करी और हम आगे बढ़ गए बीच पे। बीच पे काफ़ी दूर तक सुनसान बीच पे पैदल चलते-चलते काफ़ी आगे निकल गए थे। अचानक से मेरा ध्यान गया कि अब वो मेरे साथ नहीं है, मैं अकेली ही चले जा रही हूँ। पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। मैं अकेली सुनसान उस बीच पे आगे जाके एक एरिया था जहाँ पे कि खत्म हो रहा था वो बीच, पर वो चारों तरफ विशाल समुद्र से घिरा हुआ था। उसी के बीच में मेरे ध्यान गया कि मेरी तरफ एक ग्रुप था जो ड्रंक बाइकर्स का था। बाइक पे वहाँ पे कई ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से अल्कोहलिक थे, ड्रंक थे और वो मेरी तरफ ही बढ़ रहे हैं। जब वो पूरा ग्रुप मेरी तरफ आधे हुए थोड़ा पास आ चुका था, तब मुझे थोड़ा-सा इनसिक्योर और मुझे थोड़ा डर लगा कि शायद ये जगह सेफ नहीं है। अब मैं ऐसी जगह पहुँच चुकी थी कि वो मेरे सामने से आ रहे थे और कुछ पीछे से भी, कि अगर मैं वहाँ से लौट भी नहीं सकती थी और मैं वहाँ रुकती तो मैं सेफ नहीं थी। और उनकी इंटेंशंस देख के मैं समझ चुकी थी कि या तो वो मुझे उठा के ले जाएँगे वहाँ से और अगर मुझे उनसे बचना है, तो मुझे पानी में छलांग लगानी होगी। ऐसे में कुछ एक सेकंड्स के लिए तो लगा कि अब जीवन खत्म है। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मुझे पानी में ही कूद के अपनी जान दे देनी चाहिए। पर फिर 1 मिनट के लिए हौसला रखते हुए मैं थोड़ा उल्टी तरफ भागना स्टार्ट किया। वो काफ़ी तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे थे क्योंकि वो बाइक पे थे और मैं पैदल भाग रही थी। बहुत मुश्किल था बचना, तो भी उसी टाइम भागते-भागते एक ऐसी जगह आई जहाँ मैं थोड़ी देर रुकी और क्योंकि काफ़ी दूर तक निकल चुके थे, सुनसान था, तो ऐसे में वहीं पे मुझे कहीं से कोई मदद की उम्मीद नहीं दिख रही थी, पर देखते हैं कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जैसे ही मैं समुद्र में कूदने वाली थी, उसी टाइम काफ़ी दूर से एक गार्ड ने राइफ़ल से एक शूट किया, जिससे कि सभी लोग डर गए और लगा कि कोई इंसिडेंट हुआ है दूर और अचानक से जो वो बाइकर्स थे, वो मेरे पास आने की जगह वहीं रुक गए जहाँ वो थे। अब स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि अगर वो पास आ गए तो मुझे कूदना ही है। बट उसी टाइम जब मैंने नज़रें घुमाई, थोड़ा दूरी पे देखा, तो वही गार्ड जिनसे मैं नमस्ते करके आई थी होटल से निकलते वक़्त, वो दौड़ते हुए आ रहे थे और उनके हाथ में राइफ़ल थी। इन सारी परिस्थितियों में भी मैं वहाँ मॉरिशस में रुकी हुई थी, यही सोचते हुए कि आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? इस तरह के इंसिडेंट्स सिर्फ़ ना केवल मेरे अंतर्मन पे मुझे काफ़ी अंदर तक ट्रॉमा दे गए थे और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या मैं मॉरिशस से ज़िंदा वापस जा पाऊँगी? जब किसी तरह से मॉरिशस से मैं ज़िंदा मुंबई पहुँच गई थी, तो भी मेरे अंदर काफ़ी उथल-पुथल मची हुई थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह से जीवन कब तक चलेगा या ये जो मेरे साथ घट रहा है हर दिन, इससे मैं कब तक लड़ती रहूँगी या ये क्या ये नॉर्मल है? यही सोच के मैं ये सोच नहीं समझ पा रही थी कि मुझे अब आगे क्या करना होगा? इसी उथल-पुथल के में हर रात जब मैं वहाँ पे उनके पेंट हाउस में थी, जो कि सामने विशाल समुद्र था, हर मिनट मेरे मन में ये आता था कि क्या मुझे अभी भी जीना है? ऐसे में ही एक रात जब मैं बहुत, बहुत थक-हार चुकी थी, बहुत अंदर से टूट गई थी, मैंने डिसाइड किया कि अब इस जीवन को आगे नहीं बढ़ाना है और मैंने सुसाइड करने का सोचा। क्योंकि उनका घर पेंट हाउस था, सामने विशाल समुद्र था, तो बालकनी में खड़े-खड़े जिस मोमेंट मैं छलांग लगाने वाली थी, उसी मोमेंट जब मैंने आँखें बंद करी, तो मैंने खुद से पूछा कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ?
और जिनके लिए मैं ये करने जा रही हूँ, क्या उन्हें कुछ फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली तो वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। जब वो मुझे मॉरिशस में मारने की कोशिश कर सकते हैं, शादी की पहली रात से ही इतना कुछ मेरे पे इस तरह से एक के बाद इंसिडेंट्स कर सकते हैं, तो क्या ये उनके लिए तो चीज़ें आसान हो जाएँगी। 1 मिनट के लिए जो पॉज़ लिया मैंने, आँखें बंद करके सोचा, तो मेरे सामने वो 5 चेहरे आए, जिनके लिए मैं जीती थी और जो मेरे लिए जीते थे। मेरी नज़रों के सामने मम्मी-डैडी, भैया-भाभी, छोटे भैया, सभी का चेहरा घूमने लगा और मुझे लगा कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ? मैं जिनके लिए मर रही हूँ, उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जो मेरे लिए जीते हैं, क्या मैं उनके लिए नहीं जी सकती? उस उन चेहरों ने और उस बात ने मेरे अंदर एक अलग-सी शक्ति ला दी और मुझे लगा कि नहीं, अब मरना नहीं है, अब जीना है, अब लड़ना है, संघर्ष करना है और इस चीज़ से निकलना है। ये जानना है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। उसी वक़्त ये सोच के मैंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मुझे इस बात की तह तक जाना है और जानना है कि ये सब चीज़ें जो मुझे नॉर्मल नहीं लग रही हैं, इन सब के पीछे क्या रीज़न है और ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। इस एक विचार ने मुझे एक अलग ही शक्ति से भर दिया और मैंने यही ठान लिया कि मैं क्यों मरूँ इन लोगों के लिए, जिनका तो एक्चुअली काम ही पूरा हो जाएगा। उनके लिए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। आज तक शादी के दिन से आज तक जो इंसिडेंट्स हुए हैं, वो कहीं न कहीं यही चीज़ तो दिखा रहे हैं कि उनका एम ही ये है कि या तो मैं मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाऊँ या मैं किसी भी तरीके से टूट के, हार के अपने जीवन को ख़त्म कर लूँ या मैं कुछ ना कुछ अपने साथ ऐसा कर लूँ कि वो समाज में ये प्रूव कर पाएँ कि लड़की में ही कुछ कमी थी या लड़की ही कुछ इस तरह से मेंटली इम्बैलेंस थी कि उसने अपने आप सुसाइड कर लिया या कूद के अपनी जान दे दी। ये सारे विचार एक के बाद एक मेरे दिमाग में आने लगे और कहीं न कहीं जो हम कहते हैं ना, कहीं न कहीं आपको वो माँ काली की शक्ति मिलती है कि आप जब तक दुर्गा हो, तब तक आप फिर भी अपने संयम में रहते हो। जिस मोमेंट वो काली माँ आपके अंदर आती हैं, तो आपको अचानक से वो एक पावर फ़ील होती है और आपको समझ में आने लगता है कि सामने जितने भी ये लोग हैं, कहीं न कहीं वो असुरों की शक्ल में हैं या वो जो भी बन के आपकी ज़िंदगी में आए हैं। अब आपको उनका संहार करने के लिए जीना तो हो गई और आगे भी बढ़ना होगा। यही सोचते हुए सुसाइड करने का मन हटाया मैंने और जीने का, लड़ने का, संघर्ष करने का और आगे बढ़ने का मन पूरी तरह से बना के मैंने उसी रात ठान लिया कि अब मैं कुछ भी हो जाए पर मैं हारूँगी नहीं और ना ही टूटूँगी। यही सोचते हुए कुछ दिन बीते और राखी का त्योहार आया। क्योंकि मुझे घर पे बात नहीं करने दी जा रही थी और ना ही मेरी फैमिली के कोई फ़ोन कॉल्स अटेंड किए जा रहे थे। ऐसे में घर में काफ़ी चिंता चल रही थी। जब भैया मुझे बॉम्बे लेने आए, तो माहौल बहुत चेंज था क्योंकि वो लोग काफ़ी तैयारी से थे। इसलिए जब वो घर पहुँचे भैया लेने, तो उन्होंने चीज़ें इस तरह से क्रिएट करी कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है और क्योंकि काफ़ी कुछ मुझ पे बीत चुका था, तो कहीं न कहीं मैं उन सबके सामने आवाज़ उठाने की जगह मैं भी जानना चाह रही थी कि मुझे मौका मिलना चाहिए एक्चुअल चीज़ जानने का, असलियत जानने का कि क्यों हो रहा है ये सब। किसी तरह से भैया के साथ मुझे जयपुर वापस भेजा गया। जयपुर तो मैं आ गई थी, पर मैं घर वापस आई थी। पर देखिए, वो वापस आना वो वापस आना नहीं था, जो कुछ महीनों पहले मैं उस घर में रह रही थी या शादी से पहले मैं वहाँ थी। क्योंकि जिस तरह से मैं घर पहुँची थी, सभी जने मेरा हाल देख के काफ़ी परेशान थे। अंदर ही अंदर टूट रहे थे, ये देख के कि ये वो राशि नहीं है, जिसे शादी करके हमने भेजा था। ना केवल फिज़िकल अपीयरेंस, अंदर से भी मैं काफ़ी हार चुकी थी। एक्सप्रेस करना तो बहुत दूर है, मेरे मेरे मुँह से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अगर कोई मुझे कुछ ज़्यादा प्यार से बात भी कर ले, तो मेरे सिर्फ़ आँसू निकलने लग जाते थे। क्योंकि इतने दिन में मैं ये भूल चुकी थी एक नॉर्मल लाइफ़ क्या होती है, एक फैमिली क्या होती है, अपने क्या होते हैं। धीरे-धीरे जब जैसे वक़्त बीतता गया, कुछ दिन ऑलमोस्ट 1 महीना निकला था, तब ये बातचीत स्टार्ट हुई कि राशि से पूछा जाए कि वहाँ पे क्या चल रहा है और क्यों ये सब हो रहा है। तब तक भी हम हारे नहीं थे, ना फैमिली हारी थी। उन्होंने काफ़ी कॉल्स उस तरफ किए क्योंकि देखिए शादी इतनी ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर 1 महीने बाद या 2 महीने बाद बच्ची घर आ गई है, तो हम 1 मिनट में सोच लें कि अब जाके डिवोर्स फाइल कर दें और हम ये डिसाइड कर लें कि अब कुछ नहीं है, अब फटाफट से डिवोर्स लेते हैं और घर में बच्ची को बिठा लें। ऐसा हमारा समाज नहीं है, ना ही ऐसा होता है। पर अंत में डिसीज़न हमें ही लेना पड़ा और वो डिसीज़न था कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना।
न्याय की अपील करना। ऑलमोस्ट 6 मंथ्स 6 महीने लगे जब हमने ये डिसाइड किया कि अब हमें कोर्ट में जाना है और ये 6 महीने आसान नहीं थे। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टाइम से मैं निकल रही थी क्योंकि डिप्रेशन पूरी तरह से मेरे पे हावी था। कितनी भी कोशिश करी, एक अच्छी ब्लेस्ड फैमिली में हूँ, अच्छी एजुकेटेड पढ़ी-लिखी हूँ, बट ये वर्ड्स होते हैं ऐसे, एक्चुअल लाइफ़ में जब हम होते हैं, जब आपको चारों तरफ एक ब्लैंक, एक अंधेरा, आपको लगता है जीवन ना इधर है, ना उधर है, तब जिस तरह से डिप्रेशन आपकी लाइफ़ में एंटर करता है, ना चाहते हुए भी आप खुद से खुद को खो देते हैं। और आप देखिए, जिस मोमेंट केस की फर्स्ट हियरिंग थी और उस फर्स्ट हियरिंग में क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत पावरफुल थी, बहुत इन्फ्लुएंशियल थी, बॉम्बे के नामी-गिरामी लोग थे। ऐसे में उनके उनके साथ सिर्फ़ 1 या 2 वकील नहीं, पूरे वकीलों की परेड आती थी। कम से कम 6-7 वकील आए हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते थे और पहली ही हियरिंग में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया और बहुत ही ईज़ी वे में, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी जिसमें उनकी आँखों में शर्म हो या कहीं भी इंसानियत हो, बहुत आसानी से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि लड़का जिससे मेरी शादी हुई है, सो कॉल्ड मेरे हस्बैंड, वो गे हैं। और ये इतनी आसानी से उन्होंने बोल दिया था कि जैसे बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी बात है। जबकि आप सोचिए, जो कुछ मेरे साथ घटनाएँ घटी थीं, वो क्लियर दिखा रही थी कि वो इंसान मेंटली इम्बैलेंस्ड है। ना केवल मेंटली इम्बैलेंस्ड है, वो एक जिस तरह से मुझे मारने की कोशिश करी जा रही थी, वो एक साइको किलर की तरह थे। और उसके पीछे ये रीज़न है, ये सामने आया है पहली हियरिंग पे कि वो अपनी इस कमी को छुपाने के लिए, क्योंकि वो गे हैं, उस कमी को छुपाने के लिए उन्होंने ये रास्ते अपना लिए और इस तरह के गलत रास्तों पे चलते हुए उन्होंने एक नॉर्मल लड़की की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसको अपना विक्टिम बना लिया और सिर्फ विक्टिम ही नहीं, पूरी कोशिश करी कि वो जीवन आगे 1 मिनट ना जी पाए, ना उनकी ये जो कमी है वो उनकी सोसाइटी में सामने आ पाए। उनकी पूरी कोशिश थी कि या तो ये इतनी चुप हो जाए, इतनी डर जाए, इतनी सहम जाए कि ना वो अपने माँ-बाप के सामने कुछ बोले, ना सोसाइटी के सामने। जबकि एक डॉक्टर्स फैमिली, सर्जन्स हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं और इस कमी को छुपाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा एक इवेंट रच दिया, जिसमें ना केवल लड़की, पूरी फैमिली तबाह हो गई। और इस तरह से उनकी इस एक एक्सेप्टेंस ने मुझे उसी टाइम में सोचने पे मजबूर कर दिया कि एक लड़की की इज़्ज़त सिर्फ़ इतनी होती है। उसका उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर सिर्फ़ इतना होता है कि एक सामने वाला इंसान बड़ी आसानी से आके बोल दे कि हाँ, हमारा क्लाइंट इम्पोर्टेंट है, गे है, इसलिए इस केस को यहीं रफ़ा-दफ़ा किया जाए। कोर्ट के ग्राउंड्स के अकॉर्डिंग ये केस नल एंड वॉइड किया जाए। तो क्या लड़की की लाइफ़ नल एंड वॉइड हो जाएगी? कोर्ट का 5 साल का एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक ऐसा वक़्त आया, जब ये डिसीज़न लिया मैंने कि अब इससे बाहर निकलना है। अब डिवोर्स लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि इन 5 सालों ने मुझे काफ़ी सशक्त बना दिया था। मुझे काफ़ी ये अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक ये समझ आ चुकी थी कि केवल एक रिश्ता ही मेरी पर्सनैलिटी या एक लड़की को एक रिश्ता ही नहीं डिफ़ाइन करता है। उसे उससे आगे बढ़ के खुद से खुद को अपनी एक पहचान देनी होती है। इन 5 सालों के इस अंतराल ने मुझे इतना अच्छे से तैयार किया था एक नई सुबह के लिए या आप कहिए एक नए आगे बढ़ने के मुकाम के लिए, जो मुझे उस टाइम तक एहसास नहीं था। जैसे कि हम कहते हैं कि हर रात की एक सुबह होती है, अंधेरों में भी रोशनी होती है, टूट के भी बिखरने का हौसला रख, क्योंकि हर दर्द में ज़िंदगी की मिठास होती है। और यही होते हुए आगे का सफ़र तय करने के लिए अब एक नई राशि तैयार हो चुकी थी। डिवोर्स मुझे मिल चुका था और आगे का सफ़र तय करने के लिए मैं इस तरह से अपने आप को सशक्त और पावरफुल करने के लिए अपनी एक नए करियर की तरफ बढ़ना चाह रही थी। क्योंकि मैं इतना समझ चुकी थी कि अब पास्ट को पास्ट में ही छोड़ना है और अगर जब आगे बढ़ना है तो फ्यूचर के लिए अब खुद को तैयार करना है। तो उसी के तहत मैंने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन और कई तरह की ऐसी हीलिंग मोडालिटीज़ सीखने का एक नया सफ़र तय करना शुरू किया और मैं तैयार हो गई थी। आज तक जो नज़रें दूसरों से हमेशा उम्मीद करती थी कि वहाँ मदद मिलेगी या कहीं मुझे कोई सपोर्ट मिलेगा और जो हाथ हमेशा आगे बढ़ते थे कि कोई उन्हें थाम ले आगे चलाने के लिए, आज वो हाथ इतने मजबूत बन चुके थे कि वो आने वाले टाइम में हर उस महिला, हर उस शख्स के लिए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें मदद की ज़रूरत है या जिन्हें कहीं साथ की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को सोचते हुए, समझते हुए
जितनी भी इस तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ थी, चाहे वो साउंड हीलिंग थेरेपी हो, शामनिक हीलिंग हो या रेकी हीलिंग हो, उन सारी चीज़ों को पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के लिए यूज़ करने के लिए और उन सब क्लाइंट्स या पेशेंट्स के साथ वर्क करने के लिए मैंने उन जो भी कुछ मेरा सफ़र था आज तक का, उसको तय करते हुए आगे बढ़ते हुए, क्योंकि मैं ये जान चुकी थी कि डिप्रेशन में जब इंसान होता है, वो सिर्फ़ एक डिप्रेशन नहीं होता, वो डिप्रेशन आपको कई तरह की इस तरह की क्रॉनिक इलनेस और कई बीमारियाँ दे जाता है कि आप बिल्कुल हार मान जाते हैं ज़िंदगी से। और इसी तरह से लोगों की मदद करते हुए, उनको इंस्पायर करते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, जब कोविड टाइम आया उस टाइम काफ़ी लोग ऐसे थे जो हार मान के घर आ गए थे या जिनकी फैमिलीज़ में बहुत सी मिसहैपनिंग्स हुई थी। ऐसे में जब छोटे-छोटे गाँव, कस्बों में जाके एज़ अ डॉक्टर हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर वापस आ गए हैं, पर अब उनके पास कुछ भी कमाने को नहीं है या जीवन आगे जीने का कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे में एक पूरी फैमिली ने और स्पेशली हमने बैठ के ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाया जाए, जहाँ पे कि हम अभी हमने राजस्थान से स्टार्ट किया है क्योंकि हम राजस्थान में हैं, कि वहाँ पे हम इस तरह की जो हमारी आदिवासी महिलाएँ हैं, जो हमारा ऐसा आर्ट है जो डिमिनिशिंग जो कि अब लुप्त हो रहा है, उसको फिर से उठाते हैं, उसको फिर से जीवित करते हैं और उसको वहाँ तक पहुँचाते हैं, देश दुनिया के उस कोने तक जहाँ पे लोग चाहते हैं उसको सराहना, बट उनकी रीच नहीं है, वो पहुँच नहीं पाते हैं। तो यही सोचते हुए हमने ग्राउंड लेवल पे छोटे-छोटे गाँव में जाके उन महिलाओं को क्रॉस स्टिच है, कंबाडिया वर्क है, इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क सिखाना स्टार्ट किया, जिसमें हमारे साथ छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओज़ भी साथ में आए। कमली नाम से एनजीओ है हमारा, जहाँ पे कि हम स्पेशली अपनी ट्राइबल सिस्टर्स, आदिवासी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उनको पहले उतना हुनरमंद करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं कि वो इतनी सक्षम हो जाएँ कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज जोश टॉक के इस मंच पे मैं खड़ी हूँ, ये अपने आप में मेरे लिए इतनी एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो स्टॉक एक ऐसा मंच है जो कितनी ही ऐसी फीमेल्स, ऐसी गर्ल्स, ऐसी लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, मिलियंस में उनके व्यूज़ हैं। वो ये सिर्फ़ लोग इसे सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वो इंस्पायर होते हैं। उनकी ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। ये वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जो किसी चीज़ को सेल कर रहा है या सिर्फ़ सुनाने के लिए सुना रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ़ कहानियाँ नहीं आती हैं, यहाँ जीवन आते हैं, यहाँ सच्चाई आती है। यहाँ पे इंसान आके जब अपनी कथा कहता है, वो सिर्फ़ व्यथा नहीं होती, वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि करोड़ों लोग जब वो उन्हें सुनते हैं, उन्हें फिर से नई उमंग मिलती है, जीने का एक सहारा मिलता है। और जोश टॉक के इस मंच से मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ, बिखरे सपनों को फिर से सजाना है, खुद की राह खुद ही बनाना है, जो बीत गया उसे पीछे छोड़, अब नई मंजिलों को पाना है।